हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसवीएम ऑनलाइन क्लासेस भद्राजुल में। एसवीएम ऑनलाइन क्लासेज भद्राजुल जालोर 9th क्लास और उसमें साइंस 9th क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर चल रहा है अपना 15 और उसके वीडियो बना लिए हमने। 4 पार्ट बन गए हैं, शायद आज का 5वां पार्ट होगा। चैप्टर 15 का पार्ट नंबर 5। चलिए डियर स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। 15 का पार्ट नंबर 5 है, उसके अंदर एक्चुअल में क्या है और हमें क्या पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं आपको कि चैप्टर नंबर 15 के 4th नंबर पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। ये देखिए, उसका पन्ना मेरे पास पड़ा है। उसमें हमने फसल उत्पादन प्रबंधन के बारे में पढ़ा था। फसलों में काम आने वाले कुछ पोषक तत्वों की जानकारी भी हमने ली थी, जैसे कि वृहद मात्रक पोषक तत्व 9 होते हैं, उनकी भी बात की थी हमने। सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व हैं, हम उनकी भी हमने बात की थी कि तत्व कौन कौन से होते हैं, कितनी मात्रा में चाहिए। जो कम मात्रा में चाहिए ये सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी संख्या 8 होती है। ज़्यादा मात्रा में चाहिए उन्हें हम वृहद पोषक तत्व कहते हैं, उनकी संख्या 9 होती है। तो कुल मिलाकर हमने 17 तत्वों के बारे में जानकारी ली थी कि वो तत्व कितनी मात्रा में प्लांट को चाहिए जिससे कि प्लांट अपना जीवन यापन कर सके। उसी से आगे बढ़ते हैं आज। तो चैप्टर नंबर 15 के पार्ट नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे कि जो तत्व प्लांट को चाहिए, जो 17 तत्व हैं जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं, 17 पोषक तत्व। आप इन्हें अनिवार्य तत्व भी कहा जा सकता है। आगे की बड़ी क्लासों में आप पढ़ेंगे ये तत्व अनिवार्य तत्व कहलाते हैं। इसके नंबर हमेशा 17 होते हैं। वैसे प्लांट को चाहिए तो मिट्टी में तो बहुत सारे प्रकार के तत्व होते हैं, 60 प्रकार के, लेकिन ये 17 तत्व हर हाल में उन्हें मिलने चाहिए। तो ये तत्व प्लांट को कहाँ से मिलेंगे? प्लांट को अपने आप मिट्टी में होते हैं तो मिट्टी से मिलेंगे पानी के साथ में। लेकिन यदि मिट्टी में नहीं होते हैं तो किसान क्या कर सकता है? फसल का उत्पादन अच्छा करना है लेकिन उसकी मिट्टी में ऐसे खनिज नहीं है, तो फिर उसे कृत्रिम रूप से ये खनिज, ये जो तत्व हैं, ये प्लांट को या पादपों को प्रदान करने पड़ेंगे, उसे देने पड़ेंगे। तो उसके पास केवल 2 ही उपाय बचते हैं। या तो वो खाद डाल सकता है या उर्वरक डाल सकता है। खाद और उर्वरक में ये तत्व मिले होते हैं, तो ये खाद डाली जाती हैं जिनसे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं कि खाद क्या है और उर्वरक क्या है, कौन से तत्व इसमें होते हैं, किस प्रकार से फसल उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। तो खाद के बारे में हमारा आज का टॉपिक रहेगा ये वाला। फिर उर्वरक पढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट कि आपकी बुक में इसके बारे में क्या लिखा है उसका अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी ना, वृहद पोषक तत्व, ये सूक्ष्म पोषक तत्व, इसके बारे में पढ़ा था। ये दोनों सवाल भी हमने किए थे। तो आज का हमारा मुद्दा रहेगा खाद। हमें इस टॉपिक को गहनता से पढ़ना है कि इस टॉपिक के बारे में अपनी बुक की क्या राय है। तो चलिए हम ध्यान देते हैं पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। कैसे पदार्थों की मात्रा? कार्बनिक पदार्थ। एक बात मैं बता दूं, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं जो प्लांट को ऊर्जा देते हैं, जो प्लांट की वृद्धि के लिए, प्लांट के जनन के लिए बहुत बहुत काम आते हैं। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा ये मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। और ये कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं खाद के अंदर पाए जाने वाले, ये मिट्टी को अल्प मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। तो खाद आती कहाँ से है? खाद आती है जंतुओं के अपशिष्ट। अपशिष्ट का मतलब है उनके गोबर से। जितने प्रकार के जंतु हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इन जंतुओं के जो गोबर होते हैं, इन जंतुओं का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है,
मल जिसको कहते हैं, उनसे खाद बनती है। इसके अलावा खाद किससे बनती है? पौधों के कचरों के अपघटन से। कचरे, पौधों के कचरे का मतलब है किसी पेड़ की टहनी टूटी हुई है तो वो बाद में खाद बन जाती है। किसी पेड़ पौधों की जो पत्तियां टूटकर नीचे गिर जाती हैं वो भी, या छिलके हैं, बहुत सारे प्रकार के जो पेड़ों के अपशिष्ट होते हैं या जंतुओं के जो अपशिष्ट होते हैं उनके अपघटन, अपघटन का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। तो उनके छोटे छोटे टुकड़ों में जब वो टूट जाते हैं तो उनका अपघटन होता है तो खाद बनती है। तो खाद दो प्रकार से बनती है, जंतुओं और पादपों के अपशिष्टों से। खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है। खाद मिट्टी को क्या कर देती है? पोषकों से और कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण कर देती है। अकेली मिट्टी उतनी बढ़िया नहीं होती जितनी कि जिस मिट्टी में खनिज पदार्थ होते हैं, क्योंकि पेड़ों के लिए, पादपों को बड़ा होने के लिए, जनन वृद्धि विकास के लिए खनिजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ा देते हैं। उर्वरता का मतलब उसकी फर्टिलिटी जो रेट है, अनाज उत्पादन की जो क्षमता होती है मिट्टी की, उसे हम उर्वरक क्षमता या उर्वरता कहते हैं। वो कार्बनिक पदार्थों से और खनिजों से बढ़ जाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी में जो पानी को ग्रहण करके उसे रखने की आवश्यकता, उसको कहते हैं जल धारण क्षमता। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है एक। वरना तो मिट्टी में यदि खनिज नहीं होंगे तो बरसात का जो पानी, रेतीली मिट्टी की बात कर रहा हूँ मैं, रेतीली मिट्टी में जो पानी बरसात का आएगा वो ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज़मीन की अनंत गहराई तक चला जाएगा। फिर वो पेड़ पौधों की पानी काम ही नहीं आएगा, तो वो बरसात फिर पेड़ पौधों की ज़्यादा काम नहीं आएगी। दोमट मिट्टी जो काली मिट्टी होती है वो तो पानी को वैसे ही सोख लेती है। लेकिन बात यहाँ पर रेतीली मिट्टी की कर रहे हैं कि रेतीली मिट्टी में पानी को रोकने की जो क्षमता है वो पोषक तत्वों से बढ़ जाती है। इसलिए पोषक तत्वों का होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है यदि रेतीली मिट्टी में आप अनाज उत्पन्न करना चाहते हैं तो। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता। चिकनी मिट्टी की बात की जा रही है, निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता, वहाँ पर वाटर एक जगह कलेक्ट ही नहीं हो पाता है यदि हम बात चिकनी मिट्टी की करें। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती हैं, लगभग 6 प्रकार की मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, ऐसे। तो उसमें जो दोमट मिट्टी होती है वो सबसे अच्छी होती है फसलों के लिए। रेतीली मिट्टी भी अच्छी होती है फसलों के लिए, लेकिन उसकी पानी को ग्रहण करने की जो क्षमता वो थोड़ी कम होती है। पानी, रेत के कणों के बीच में दूरी ज़्यादा होती है तो पानी जल्दी ज़मीन के अंदर चला जाता है। लेकिन यदि उसमें भी खनिज अच्छी मात्रा में होंगे तो फिर वो पानी को रोक कर रखने का काम कर सकते हैं। तो खनिज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कहाँ से मिलते हैं? खाद से मिलते हैं। खाद के बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। खाद को के बनाने में हम जैविक कचरा क्या कहते हैं? ऐसा अपशिष्ट पदार्थ या ऐसे कचरा जो सजीवों से मिलता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरियों का जो अपशिष्ट है, मल है, मूत्र है, या पादप जो सजीव पादप होते हैं उनके जो भाग टूट कर गिर जाते हैं, वो सब जैविक कचरा होता है। तो खाद हम किससे बनाते हैं? जैविक कचरे का उपयोग करते हैं खाद को बनाने में। या घर में जब हम झाड़ू लगाते हैं, मिट्टी को है ना इधर उधर करते हैं, तो उसमें जो भी कचरा अपशिष्ट पदार्थ आपको मिलता है जैविक के तौर पर, पेड़ों के ये मतलब छाल है या बहुत सारे फलों के छिलके हैं, तो ये सारा जैविक कचरा है। इसको कलेक्ट करके हम खाद बना सकते हैं। इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी। उर्वरक का मतलब फर्टिलाइजर होता है, खाद एक अलग चीज़ है। खाद और उर्वरक में फ़र्क होता है। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं। तो उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। खाद जैसे ही होते हैं, लेकिन खाद तो प्राकृतिक रूप से गोबर से बनती है, जैविक कचरे से बनती है। लेकिन उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, जैसे कि यूरिया, उसे आप उर्वरक कहेंगे। तो जहाँ पर आपके पास में खाद होगी जैविक कचरे से बनी हुई, तो फिर उन खेतों में उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी, तथा इस प्रकार से पर्यावरण भी क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा, स्वच्छ रहेगा। क्योंकि उर्वरक जो हम फैक्ट्री में बनाते हैं वो ज़मीन के लिए अच्छे नहीं होते, मृदा और मिट्टी के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन जो खाद हम प्राकृतिक रूप से जानवरों के गोबर से बनती है वो बहुत अच्छी होती है। उसमें फसल का या ज़मीन का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता।
तो इस प्रकार से पर्यावरण भी क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, या उसको नुकसान पहुंचता है यदि उर्वरक डालेंगे, खाद डालेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए इससे आगे क्या है हम उसको भी पढ़ते हैं। संरक्षण में सहयोग मिलेगा। इससे पहले वाली लाइन क्या थी, यदि आपको याद है तो, यदि आप खाद का प्रयोग करते हो तो खाद के प्रयोग से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। खाद से पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा, मिट्टी खराब नहीं होगी, लेकिन उर्वरक का इस्तेमाल करते हो तो वो उतनी अच्छी नहीं होती मिट्टी, उससे पर्यावरण को सहयोग नहीं मिलता। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों के उपयोगों के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों के उपयोग के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वे कौन से निम्न वर्ग हैं, चलिए हम खाद को डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला नंबर 1 कंपोस्ट, दूसरा है वर्मी कंपोस्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो पहला वर्ग है कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। देखिए दो अलग अलग नाम हैं। यहाँ पर जो वर्मी शब्द है ना, वो होता है वर्म के लिए, इसका मतलब होता है कृमि। सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि केंचुआ है, उसे कृमि कहते हैं, वर्म कहते हैं। कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में, अच्छा देखो ये कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनाते हैं, इन खाद को बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कंपोस्टीकरण कहते हैं। ये पूरी प्रोसीजर है वो कंपोस्टीकरण कहलाती है। कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का मलमूत्र, गोबर आदि, सब्जी के छिलके एवं कचरा, जानवरों द्वारा परित्यक्त चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में विघटित करते हैं। ये जो नाम आए हैं, जैसे कि पशुधन का मलमूत्र है, गोबर है, सब्जी के छिलके हैं, जानवरों का कुछ चारा होता है जो वापस बाहर निकाल देते हैं, या अर्ध पचित कचरे की बात करेंगे, घरेलू कचरा होगा, सीवेज नालियों का जो कचरा होगा, गंदे पानी का जो कचरा है उसकी बात करें हम। मलमूत्र का जो कचरा होता है उसे सीवेज का कचरा कहते हैं। फेंके हुआ खरपतवार है आदि को गड्ढे में विघटित करते हैं। विघटित करने का मतलब उनको एक गड्ढे में डालते हैं, कुछ पानी डालते हैं, उनको गला देते हैं। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो अब से जो खाद बनेगी उस खाद को हम कंपोस्ट कहते हैं। तो ये जो प्रकार का बहुत सारे प्रकार का जो कचरा है, इस कचरे को यदि एक गड्ढे में डालकर उसको गला देते हैं तो जो खाद बनती है उसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। तो जो नाम आया था ना कि कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, तो थोड़ा सा अंतर है। यदि स्वतः ही अपने आप ये कचरा गल जाता है, हम गला देते हैं, तो ऐसे बनने वाली खाद को हम कंपोस्ट कहते हैं। और वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है उसी गड्ढे में यदि आप सूक्ष्म जीव डाल देते हैं, जैसे कि केंचुआ डाल देते हैं, तो केंचुए के द्वारा बनाई गई खाद वो वर्मी कंपोस्ट होती है। कृमि कंपोस्ट भी कहते हैं, कृमि बनाता है। वर्मी का मतलब हिंदी में कृमि ही होता है। तथा इस कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ और पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों की शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट देखो बाय केंचुआ, अर्थवर्म। तो केंचुए के द्वारा यदि आप जानवरों का या पादपों का जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको एक गड्ढे में डालते हैं और उसका निरस्तीकरण करवाते हैं, कहने का मतलब एक गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थ डालकर यदि उसमें कुछ केंचुए डाल दिए जाए तो वो केंचुए उन चीज़ों का अपघटन कर देते हैं और फिर उसे खाद बनाते हैं। तो केंचुए द्वारा बनाई गई खाद क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट। और ऐसे ही बनाई गई खाद क्या कहलाती है? कंपोस्ट कहलाती है। और यदि आप यही खाद फैक्ट्रियों में बनाते हो, लेबोरेटरी में बनाते हो, प्रयोगशाला में बनाते हो, तो फिर उसे खाद नहीं उर्वरक कहेंगे। तो खाद और उर्वरक में सबसे बड़ा अंतर ये होता है, ये आप अपने जहन में रखेंगे। तो इस टॉपिक में जो दो नाम आए थे, कंपोस्ट था, दूसरा वर्मी कंपोस्ट। शायद आप दोनों शब्दों को अच्छे से समझ गए होंगे। कंपोस्ट खाद होती है गोबर से बनी हुई, जो स्वतः बनती है गड्ढे में गलाने से, विघटित करने से जो बनती है,
और वर्मी कंपोस्ट केंचुए के द्वारा अपघटित पदार्थों से बनती है, उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। चलिए अगला दूसरा जो भाग है वो हरी खाद। खाद के दो प्रकार हमने किसके आधार पर दिए थे, जैविक पदार्थों के आधार पर, तो एक कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट हो गया। दूसरा टाइप उसका है हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सक्षम होते हैं। दूसरे प्रकार की जो खाद है वो कैसी खाद है, हरी खाद है। अब ये हरी खाद क्या है, फसल को बोने से कुछ दिन पहले, 10 दिन 15 दिन पहले कुछ हम ऐसे हरे प्लांट उगाएंगे, उसमें ज़्यादा नहीं उगाते, फलीदार पौधे ही उगाते हैं, मूंग है, गंवार है या पटसन, इनको उगाएंगे। जैसे थोड़े से बड़े हो जाएंगे पेड़ पौधे तो उन्हें फिर हल चलाकर ट्रैक्टर की सहायता से मिट्टी में मिला देते हैं। तो जो उन छोटे छोटे पेड़ पौधों में जो नाइट्रोजन और फास्फोरस था वो वापस मिट्टी में मिल गया। अब उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी नहीं है, तो फिर वहाँ पर फसल बोएंगे तो उस फसल को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो वो खाद क्या कहलाती है, हरे पेड़ पौधों से ज़मीन में मिलाई गई खाद हरी खाद कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो दो प्रकार की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, और दूसरी कौन सी है, हरी खाद। चलिए ये खाद होने के बाद में अपना नया टॉपिक आता है फर्टिलाइजर, उर्वरक, इसे हम फर्टिलाइजर कहते हैं। उर्वरक के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं और खाद तो घरों में बनती है प्राकृतिक रूप से। उर्वरक व्यवसायिक रूप में तैयार पादप पोषक है, व्यवसायिक यानी बिजनेस के तौर पर, धंधे के तौर पर। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी NPK। तो जो उर्वरक होती है उसमें मोस्टली कौन से तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। इसलिए उर्वरकों को हम NPK भी कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होगा। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि होती है। अच्छी कायिक वृद्धि का मतलब पौधे की पत्तियां हैं, पौधे की शाखाएं और फूल, ये बहुत अच्छे तरीके से विकास करते हैं और बड़े होते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की वजह से पौधों की पत्तियां बड़ी हो जाती हैं, शाखाएं बड़ी हो जाती हैं, पौधा अच्छी तरीके से वृद्धि करता है और उसमें फूल बहुत अच्छे आते हैं। यदि आप मिट्टी में उर्वरकों का छिड़काव करते हैं तो अलग बात है कि नुकसान क्या होगा, लेकिन पहले हम फायदे की बात करते हैं। जब हमारे घरों में अच्छी खाद हमें नहीं मिल पाती है, जानवर बहुत कम होते हैं, खाद की कमी होती है, तो फिर मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट से, बाजार से उर्वरक खरीद कर लाने पड़ेंगे फसल अच्छी लेने के लिए। और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति भी होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं। हमारे घरों में जो गाय भैंसों के गोबर की जो खाद बनती है उसके हमें कौन से पैसे लगते हैं, वो तो हमारे घरों में ही है, हमारे जानवरों से मिल रही है। लेकिन उर्वरक यदि आप मार्केट से लाओगे तो बेशक पैसे लगेंगे, धन राशि खर्च करनी पड़ेगी। तो खाद के मुकाबले तो उर्वरक बहुत महंगे होते हैं। यूरिया जैसे मार्केट से लाते हैं तो कितने रुपए लगते हैं उसके, जितने भी लगते हैं, लेकिन खाद घरवाली के तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन उसके पैसे लगते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से थोड़े महंगे होते हैं। उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और उसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय और उर्वरक देने से पहले तथा उसके देने के बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। यदि आप अपने खेत में उर्वरक डालना चाहते हैं, उसका छिड़काव करना चाहते हैं, तो बड़ी सावधानी, प्रिकॉशंस बहुत रखने पड़ते हैं। उसके सदुपयोग का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी खुराक का ध्यान रखना पड़ता है कि पौधों में उर्वरक कितनी बीघा ज़मीन में, कितने हेक्टर ज़मीन में कितनी उर्वरक डाली जाए ताकि पौधों को नुकसान न हो, पौधे अच्छे से काम आ सकें। उर्वरक का एक ये भी रहता है कि ज़्यादा यूरिया यदि डाल देते हैं तो फसल जल जाती है, कम डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए उसकी उचित मात्रा है, वो जो कृषि विशेषज्ञ होते हैं उससे जानकारी लेनी चाहिए कि कितनी ज़मीन के अंदर कितने उर्वरक का छिड़काव करना चाहिए और फिर ही उसको ध्यान से छिड़कना चाहिए। उसका उचित समय भी होना चाहिए कि फसल कितनी बड़ी हो तब उर्वरकों का छिड़काव करना चाहिए।
2 सेंटीमीटर की हो तब, या 1 फीट लंबी फसल हो तब, या 2 फीट लंबी फसल हो तब, कब उसकी छिड़काव करना चाहिए, ये सारी जानकारी कृषि विशेषज्ञ से लेनी चाहिए। उसके पश्चात ही उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। उचित मात्रा का ध्यान रखना है, उचित समय का ध्यान रखना है कि कब डालना है, और उर्वरक देने से पहले और देने के बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। उर्वरक देने से पहले कितना पानी देना है फसल को, उर्वरक देने के बाद में कितना पानी देना है, ये सारी जानकारियाँ यदि हम रखेंगे तो उर्वरक हमारी फसल पर अच्छे से काम कर पाएंगे, वरना पैसे भी खर्च हो जाएंगे और उर्वरकों का कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो उर्वरकों का छिड़काव करते समय बहुत सारी सावधानियाँ रखनी चाहिए, बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं। यदि आपने उर्वरकों का छिड़काव कर दिया, यूरिया छिड़क डाली है खेत के अंदर, लेकिन पानी ज़्यादा है, तो फिर वो यूरिया वो पानी के अंदर बहकर चली जाएगी, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं और पौधे उसका पूरा अवशोषण नहीं कर पाते, वो पौधे के काम ही नहीं आ पाता है। उर्वरक की ये अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण होती है। इससे जो पानी है वो भी पोल्यूटेड हो जाएगा, वो जल भी खराब हो जाएगा, और आपके जो उर्वरक हैं वो भी फसल या पौधों को काम नहीं आएंगे, तो दोहरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि उर्वरकों का जब छिड़काव किया जाए तो बहुत सारी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, क्योंकि उर्वरक यदि ज़्यादा मात्रा में डाल दिए तो फसल खराब हो जाएगी, और पानी यदि ज़्यादा मात्रा में सिंचाई कर दी तो उर्वरक पानी में बह जाएंगे। इसलिए उर्वरक का भी नुकसान हो गया, और जो पानी है वो प्रदूषित हो गया, वाटर पोल्यूटेड हो गया, जल प्रदूषित हो जाएगा। तो कितनी सावधानियां इसमें रखनी पड़ती हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है। उर्वरक का सतत प्रयोग, सतत का मतलब लगातार, हर साल हर वर्ष खेत की मिट्टी में उर्वरक डालना मिट्टी की उर्वरता को घटाता है। जहाँ तक संभव हो गाय, भैंस, भेड़, बकरी का गोबर से बनी खाद ही खेत में डालनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि नहीं मिल पाती है तो उर्वरक डालने चाहिए, लेकिन बहुत बहुत कम मात्रा में उर्वरक डालने चाहिए। जहाँ तक संभव हो उर्वरक नहीं डालें, प्राकृतिक खाद से ही काम चलाएं, ताकि किसी प्रकार की मिट्टी की उर्वरता का नाश न हो। फसल जो मिलेगी बिल्कुल प्योर मिलेगी, बिल्कुल स्वच्छ मिलेगी। तो ज़्यादा मात्रा में लगातार मिट्टी में डालने से उर्वरता घट जाती है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती। जो कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में थे वो भी वापस रिसाइकल नहीं हो पाते हैं, पुनः पूर्ति उनकी नहीं हो पाती है। इससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र रुक जाता है। जमीन में बहुत सारे प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो जमीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, जो जमीन की उर्वरक क्षमता को बनाए रखते हैं। यदि ज़्यादा मात्रा में उर्वरकों का छिड़काव किया जाएगा, हर वर्ष किया जाएगा, तो जमीन के अंदर के उर्वरक स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, या जमीन के अंदर के जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि कितने भी उर्वरक डाल दो फसल अच्छी नहीं होगी। इसलिए विषम परिस्थितियों में ही उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है। उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो फसलों का उत्पादन बहुत कम समय में मिल सकता है। फायदा तो है कुछ, परंतु ये मृदा की उर्वरता को कुछ समय पश्चात हानि पहुंचाते हैं। एक बार फसल अच्छी होगी, 2 बार अच्छी होगी, 3 बार अच्छी होगी, लेकिन लगातार डालोगे तो फिर मिट्टी की उर्वरक क्षमता घट जाती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो खाद ही डाली जाए। इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, कुछ समय पश्चात ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को हानि पहुंचाते, जबकि खाद के उपयोग से लाभ दीर्घावधि होता है, दीर्घ अवधि लंबे समय तक रहता है। तो यदि आप खाद डालते हैं तो खाद डालने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता लंबे समय तक, दीर्घ अवधि तक बनी रहती है। उर्वरकों में ऐसा नहीं होता। तो स्टूडेंट आप यहाँ से क्या समझे, खाद और उर्वरक दोनों में कौन बेस्ट है? खाद और उर्वरक में दोनों में कौन बेस्ट है? तो आज का हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ा वो खाद पढ़ा है, और थोड़ा बहुत क्या पढ़ा है हमने, उर्वरक पढ़ा है।
तो आपको दोनों में डिफरेंस लिख के लाने हैं। एज ए होमवर्क के तौर पर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि खाद और उर्वरक में अंतर लिखने हैं, 5 अंतर लिखने हैं। आप अच्छे से लिख पाएंगे यदि आपने क्लास में ध्यान दिया है, अब जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से सुना है, तो आप खाद और उर्वरक में अंतर अच्छे से लिख पाएंगे। दोनों का क्या महत्व है, कितना कितना इम्पोर्टेंट है फसल के लिए, कौन ज़्यादा फायदा पहुंचाता है, कौन ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, कौन मिट्टी के लिए अच्छा है, कौन मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, ऐसे ही अंतर लिखेंगे आप। और नाम जो आया था एक उसमें कंपोस्ट खाद कैसी होती है, वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, ये 2 नाम भी आए थे। एक जो हरी खाद का जिक्र हुआ था कि हरी खाद किसे कहते हैं और वो कैसे बनती है, उसका भी ध्यान रखेंगे। कंपोस्ट की परिभाषा लिखेंगे, वर्मी कंपोस्ट की लिखेंगे, हरी खाद की परिभाषा लिखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो आई थी उसको अच्छे से आप याद करेंगे। और NPK क्या है ये भी, बाकी शेष बची चीज़ें हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप इसका रिवीजन कीजिए, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए। तो आज की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 5 था। ठीक है बच्चों, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।